Hello and welcome everyone in the new session of class 9 and today here to continue our chapter the fundamental unit of life. इस चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है, ठीक है, और अब केवल कुछ टॉपिक्स बचे हैं जिनमें आता है साइटोप्लाज्म और सारे सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। ये चैप्टर सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ने के बाद छोटा सा टॉपिक है सेल डिवीजन, और जैसे ही सेल डिवीजन खत्म होगा ये चैप्टर इसके साथ फिनिश हो जाएगा। तो फिर कंटिन्यू करते हैं अपना फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का चैप्टर, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन देख लेते हैं। क्विक रिवीजन में हमने क्या पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या कवर किया था, वो सारी बातें। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था न्यूक्लियस के बारे में, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। वेल अभी हमें क्या पढ़ना है, न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन फॉर्म सेल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वो इस तरीके का ऑर्गेनेल है जो डबल मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियस टू मेम्ब्रेन्स होती है न्यूक्लियस के पास, ठीक है। न्यूक्लियस में सारा जेनेटिक मटेरियल होता है, सारा जेनेटिक मटेरियल क्या है हमारा, दैट इज डीएनए एंड आरएनए, है ना। सारा डीएनए आरएनए कहाँ पे स्टोर होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। और वहाँ पे हमने डिस्कस किया था अबाउट जीन, जीन क्या होते हैं, जीन के बारे में पढ़ा था। जीन मिलकर के हमारा डीएनए कंपोजिट करते हैं, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, फिर आरएनए था राइबोन्यूक्लिक एसिड, और फर्दर हमने पढ़ा था क्रोमोसोम्स के बारे में, है ना। क्रोमोसोम, क्रोमैटिन, ये सारे कुछ टर्म्स थे जिनके बारे में हमने डिस्कशन किया था। और न्यूक्लियस में पोर्स होते हैं मेम्ब्रेन पे, जिसे हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं, ठीक है, जहाँ से ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल होता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस में राइबोसोम बनाया जाता है, न्यूक्लियोलस होता है न्यूक्लियस के इनसाइड, ठीक है। सपोज अगर ये हमारा न्यूक्लियस है जिसके बाहर ये दो मेम्ब्रेन है जो इसको प्रोटेक्ट करती है, और ये कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये सेंट्रलाइज्ड न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर पाया जाता है न्यूक्लियोलस, जिसके अंदर होता है न्यूक्लियोलस, है ना। न्यूक्लियोलस जहाँ पे राइबोसोम की सिंथेसिस होती है बाय द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स एंड आरएनए। राइबोसोम बनाया जाता है, राइबोसोम सिंथेसिस होती है बाय द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स प्लस आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये सारा ओवरव्यू ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट टॉपिक है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बारे में स्टडी करेंगे हम इस लेक्चर में। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म हमने सेल के बारे में देखा था। सेल का बेसिक स्ट्रक्चर हम सबको पता है, सेल का बेसिक स्ट्रक्चर तीन चीजों से मिलकर बना है, ठीक है। एक होता है उसमें न्यूक्लियस, एक होती है साइटोप्लाज्म, और एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल का बेसिक स्ट्रक्चर तीन चीजों से मिलकर होता है। ये जहाँ पे है न्यूक्लियस, ठीक है, और ये ब्लैंक स्पेस जिसे हम बोलते थे साइटोप्लाज्म, है ना, और ये येलो लाइन दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल का जो बेसिक सा स्ट्रक्चर था उसमें हमें तीन चीजें मिली थी, एक साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में हमने अपना डिस्कशन कर लिया है, ठीक है, कि न्यूक्लियस जो है वो कैसे ऑर्गेनाइज होता है, प्लांट सेल में कहाँ पे लोकेट होता है, एनिमल सेल में कहाँ पे लोकेट होता है, ये सारी बातें हमने न्यूक्लियस के बारे में और डन कर लिया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने पहले ही पढ़ चुका है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी कवर अप कर लिया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बताया था कि किस तरीके से इसमें लिपिड्स अरेंज होते हैं, ठीक है, लिपिड की बाई लेयर्स होती है, ऐसे लिपिड का अरेंजमेंट होता है, और उसमें प्रोटीन्स ट्रैवल करते हैं जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल ऑस्मोसिस डिफ्यूजन में मदद करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी पढ़ लिया, न्यूक्लियस को भी पढ़ लिया। अब बारी है हमें क्या पढ़ने की, दैट इज साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब हमें पढ़ना है तो वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, ये न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रेजेंट वो सारा एरिया कहलाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कुछ वाटर, ठीक है, वाटर और कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मिला करके साइटोप्लाज्म को बनाया जाता है।
जो सारे सेल ऑर्गेनिल्स में प्रेजेंट, सारे सेल्स में प्रेजेंट होता है, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो, चाहे वो यूकेरियोटिक सेल हो, चाहे वो प्रोकैरियोट हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो और या फिर एक मल्टीसेलुलर सेल। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म हर जगह पे पाया जाता है, सबकी बॉडी के सेल में पाया जाता है। ठीक है, वो कोई भी एनिमल हो सकता है, वो कोई भी प्लांट भी हो सकता है। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा मटेरियल होता है, जो जेली लाइक फ्लूइड जैसा होता है और उसमें वाटर और भी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मिला करके साइटोप्लाज्म को बनाया जाता है। ठीक है, वाटर एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को मिक्स किया जाएगा तो हमारा साइटोप्लाज्म बनता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म के बारे में और भी कहा जाता है कि ये मेन एरिना होता है। मेन एरिना क्या होता है? ये मेन एरिना होता है। ठीक है, मेन एरिना फॉर ऑल द केमिकल रिएक्शंस। हमारे बॉडी में हमने पढ़ रखा है या हमें पता होगा कि हमारी बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शन, है ना? बायोकेमिकल रिएक्शन एक लिविंग बॉडी के अंदर होने वाली सारी केमिकल रिएक्शन क्या कहलाती है? बायोकेमिकल रिएक्शन। तो वो सारी बायोकेमिकल रिएक्शन कहाँ पे होती है? लिविंग बॉडी में सेल के अंदर होती है। और सेल का वो कौन सा पार्ट है जहाँ पे ये बायोकेमिकल रिएक्शन होती है? तो सेल के ही अंदर साइटोप्लाज्म वो जगह है जहाँ पर बायोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म की जाती है। ठीक है, तो ओवरऑल साइटोप्लाज्म ही है जहाँ पे सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, जिसके लिए इसको कहा जाता है कि इट इज द मेन एरिया फॉर ऑल द केमिकल रिएक्शंस। मेन एरिया, ठीक है, ये मेन एरिया होता है जिसमें सारे केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। और इसका टेक्सचर अगर देखा जाए तो ये सेमी सॉलिड होता है। ठीक है, सेमी सॉलिड इसका टेक्सचर होता है। सेमी सॉलिड मतलब हम फ्लूइड भी कह सकते हैं। ठीक है, फ्लूइड जैसा या फिर जेली लाइक सब्सटेंस। ठीक है, फ्लूइड जैसा सेमी सॉलिड या फिर जेली लाइक सब्सटेंस जो है वो हमारा साइटोप्लाज्म का टेक्सचर होता है। टेक्सचर का मतलब होता है कि उसका अपीयरेंस कैसा, उसका उसकी फ्लूइडिटी कैसी है, वो फ्लोएबल है या नॉन फ्लोएबल है। अगर सॉलिड होता तो फ्लो नहीं कर सकता था, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा फ्लो करता है, जिसको हम इसीलिए फ्लूइड डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको फ्लूइड डिक्लेयर किया जाता है। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। जो साइटोप्लाज्म है ना, वो यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है और प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है। मतलब साइटोप्लाज्म क्या है? सेल का वो पार्ट जहाँ पे सारी केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। तो ये एक ऐसा पार्ट होता है जो एवरीवेयर फाउंड होता है। साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म फाउंड प्लांट सेल में होगा, ठीक है, प्लस एनिमल सेल्स में होगा, प्लस यूकैरियोट्स में होगा, प्लस प्रोकैरियोट्स और यूनिसेलुलर as well as multicellular। ठीक है, तो जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो कहाँ पे एवरीवेयर अवेलेबल होता है। ये हमारा साइटोप्लाज्म यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्लांट सेल, एनिमल सेल, यूकैरियोटिक सेल, एवरीवेयर। ठीक है, कंटेन्स मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। ये जो साइटोप्लाज्म होता है ना, इसके अंदर बहुत सारे छोटे-छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर मैं इसे बोलूं कि ये हमारा साइटोप्लाज्म है, तो इसमें ना अलग-अलग शेप्स के, अलग-अलग साइज के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। इनके शेप, साइज, फंक्शन सब डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इन सारे जो और छोटे-छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, इनको बोला जाता है सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है? यही वो यूनिट है सेल के पास जिसकी वजह से सेल ना फंक्शनल होती है। अगर सेल ऑर्गेनेल सेल से निकाल दिया जाए तो सेल कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। सेल ऑर्गेनेल ही वो एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं सेल को, जिससे वो सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कैपेबल होती है। और इसीलिए सेल को हम फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं, है ना? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल की होती है बिकॉज ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। इसके पास वो सारी स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है जिसकी वजह से एक सेल में सारे फंक्शंस को परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनेल्स हम अभी पढ़ेंगे। मेम्ब्रेन बाउंड यहाँ पे बोला गया, उसका मतलब क्या है उसको समझते हैं।
मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब होता है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर जिसके अराउंड में ना लेयर प्रेजेंट होती है, उसे प्रोटेक्ट करती है। सपोज ये कोई भी स्ट्रक्चर है, मैं इसे सपोज कर लेती हूँ न्यूक्लियस या और कोई प्लास्टिड, ठीक है। सपोज मैंने ये प्लास्टिड ड्रॉ किया है, प्लास्टिड एक सेल ऑर्गेनेल होता है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो प्लास्टिड क्या है, प्लास्टिड मैंने एक सेल ऑर्गेनेल अज्यूम किया है और ये उसके अराउंड ना लेयर्स प्रेजेंट है, जिनका काम होता है प्लास्टिक को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो जिसके भी पास कोई भी सेल ऑर्गेनेल जिसके पास ये मेम्ब्रेन अवेलेबल है, उसे बोला जाता है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। और जिसके पास ये मेम्ब्रेन नहीं होती है प्रोटेक्शन के लिए, उसे बोलते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड जैसे कि राइबोसोम, राइबोसोम ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं, ये राइबोसोम, इसके पास कोई भी अलग से ऐसे लेयर प्रेजेंट नहीं होती है जो इसको प्रोटेक्ट कर सके। तो ये है हमारा मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये हो गया हमारा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब समझ आया। इस स्टेटमेंट का मतलब यही था कि जो हमारा साइटोप्लाज्म है, इसमें बहुत सारे टीनी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, अलग अलग शेप्स के, अलग अलग साइजेस के, जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, इनके पास अलग से मेम्ब्रेन होती है जो इनको प्रोटेक्ट करती है। वो डबल भी हो सकती है, वो सिंगल भी हो सकती है। मतलब ये जो लेयर है, लेयर ऑफ प्रोटेक्शन, जैसे यहाँ पे मैंने 2 लेयर ड्रॉ की है, वैसे यहाँ पे एक लेयर ड्रॉ की है। तो ये मेम्ब्रेन जो है ऑर्गेन्स के बाहर जो प्रेजेंट है प्रोटेक्शन के लिए, ये सिंगल भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल नाभिक, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनल के बारे में देख लेते हैं, सेल ऑर्गेनल के बारे में डिस्कशन होगा। साइटोप्लाज्म हमने पढ़ लिया, साइटोप्लाज्म के बाद हमारा यही है सेल ऑर्गेनल, ठीक है, ठीक है। सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल क्या कहते हैं, a spatial structure have spatial function known as cell organelle। एक स्पेशल स्ट्रक्चर, ठीक है, स्पेशल स्ट्रक्चर जिसका कोई स्पेशल फंक्शन होता है, उसे हम सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। इसका मतलब यही समझ आ गया कि अभी जो हमने बताया कि किसी भी सेल के अंदर कुछ अलग से प्रेजेंट होने वाले स्ट्रक्चर जो सेल को फंक्शनल बनाते हैं, सबका स्ट्रक्चर अलग होता है, सबकी साइजेस डिफरेंट होती है, सबके फंक्शंस डिफरेंट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ठीक है, राइबोसोम, बहुत सारे और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनल क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया कि सेल ऑर्गेनल एक ऐसा स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो हमारी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और अलग अलग फंक्शन के लिए कैपेबल होते हैं, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनल के बारे में अगर शॉर्ट में लिखो तो क्या, अगर इसके बारे में मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ कि स्पेशल स्ट्रक्चर, different function, different sizes, ठीक है। स्पेशल स्ट्रक्चर्स जिनके फंक्शंस अलग हैं, जिनके साइजेस अलग हैं, वो होते हैं हमारे सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनल को हमने डिस्कस किया। सेल ऑर्गेनल ना 2 टाइप्स के होते हैं, सेल ऑर्गेनल 2 टाइप्स के होते हैं। एक ऐसे सेल ऑर्गेनल जिनके पास मेम्ब्रेन ही नहीं होती, ठीक है, कोई भी प्रोटेक्शन के लिए मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, कोई भी एक सिंगल मेम्ब्रेन तक नहीं होती। और एक ऐसे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं, यानी जिनके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, वो भी फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं। एक ऐसे जो सिंगल मेम्ब्रेन है, मतलब उनके अराउंड एक सिंगल लेयर प्रेजेंट है जो उनको प्रोटेक्ट कर रही है, और एक ऐसे जिनके पास डबल लेयर है, ठीक है, 2 लेयर्स होती है जो उनको प्रोटेक्ट करती है। ये एक ऑर्गेनल जिसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं, ये एक
कॉलम है जिसके पास सिंगल लेयर है और ये कॉलम है जिसके पास डबल लेयर फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, ये हैं सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल ही हैं, लेकिन अलग अलग टाइप्स के। एक जिसके पास गोल्गी मेम्ब्रेन नहीं है, सिंगल मेम्ब्रेन है और डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसको क्लासिफिकेशन देख लेते हैं और इसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं सेल ऑर्गेनेल जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और कौन कौन से नहीं। उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनेल का क्लासिफिकेशन करते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो दो टाइप के होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो टू टाइप्स के, एक ऐसे जो नॉन मेम्ब्रेन होते हैं, नॉन मेम्ब्रेन माउथ, ठीक है, और एक ऐसे जो मेम्ब्रेन माउथ। ठीक है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके पास मेम्ब्रेन ही नहीं है और एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल जिसके पास मेम्ब्रेन है। ठीक है, फर्दर इसका अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं तो जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं? एक है राइबोसोम, ठीक है, और एक है सेंट्रोसोम। ठीक है, ये दो स्ट्रक्चर है जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं होती। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम के बारे में कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। इनको बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। क्यों बोला जाता है? क्योंकि राइबोसोम ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल में प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। ठीक है, और जहां पर प्रोटीन बहुत लार्ज अमाउंट में बनाई जाती है उसे कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। तो राइबोसोम को हमने डिक्लेयर किया प्रोटीन फैक्ट्री। ये यूकैरियोट्स में भी होते हैं, ठीक है, यूकैरियोट्स में भी होंगे और प्रोकैरियोट्स में भी होंगे। यूकैरियोट्स में भी है और प्रोकैरियोट्स में भी है। लेकिन ना राइबोसोम की दो यूनिट होती है, ये दो सब यूनिट से मिलकर बनता है, एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, इसकी दो यूनिट्स होती हैं, टू सब यूनिट्स। टू सब यूनिट्स कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं होता, दो अलग अलग स्ट्रक्चर को जोड़ के बनता है। ये हमारा एक स्ट्रक्चर सपोज और ये दूसरा, दोनों को ऐड करेंगे तब जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम बोलेंगे राइबोसोम। ठीक है, जैसे कि ठीक है, ये है एक सब यूनिट और ये है दूसरा पार्ट। दोनों को जब कंबाइन किया तो एक नया स्ट्रक्चर बना और इस न्यू स्ट्रक्चर को निकाल देता है राइबोसोम। ठीक है, तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, उसी को यहाँ पे सब यूनिट्स बोला जाता है। ठीक है, एक सब यूनिट इसमें से लार्ज होगी और एक स्मॉल होगी। एक सब यूनिट लार्ज होती है और एक स्मॉल होती है। ठीक है, तो इनके राइबोसोम में जब इनका वेट मेजर किया जाता है, जैसे सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में जब स्टडी हो रही थी तो वैसे ही राइबोसोम के बारे में भी स्टडी की गई और इसका ना वेट मेजर किया गया। तो इसका वेट ऑलमोस्ट 7 वर्ग यूनिट में आता है। जैसे हर किसी भी चीज को मेजर के लिए, किसी भी चीज को अगर मेजर करते हैं तो उसके लिए यूनिट का यूज करते हैं, किलोमीटर, लीटर, ग्राम। वैसे ही जब राइबोसोम के वेट को मेजर करते हैं तो ये स्मॉल एस लास्ट में लगाते हैं, जिसका मतलब होता है सैविट यूनिट। ठीक है, इसका मतलब होता है सैविट यूनिट या फिर इसको सेडिमेंट्री कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। सेडिमेंट्री कोएफिशिएंट। ठीक है, इस एस का मतलब होता है सेडिमेंट्री कोएफिशिएंट या फिर सैविट यूनिट। और ये ना दो वेट में मेजर होकर के आए, एक 70s और एक 80s। 70s और 80s का मतलब क्या होता है यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा राइबोसोम के बारे में। ठीक है, तो ये दो वेट में आए, एक थे 70s और एक 80s। यहाँ पे S का मतलब है 7 वर्ग
वैल्यू में देखें तो, और एक का वेट आया 80। और मैंने पहले ही बताया कि जो राइबोसोम होता है वो दो सब यूनिट से अटैच होकर के बनता है, एक और ये दूसरी सब यूनिट। दो सब यूनिट्स को जब जोड़ा जाता है तब जाकर के राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन एक एक ना, जैसे ये पूरे राइबोसोम का वेट है, पूरा एक राइबोसोम का वेट 80s आया, पूरे राइबोसोम का वेट 70s आया, लेकिन अगर इनकी सब यूनिट का वेट मेजर करें तो, ठीक है, तो इनकी सब यूनिट्स का वेट भी मेजर किया गया है, एक एक सब यूनिट का, सब यूनिट फर्स्ट और ये सेकंड, दोनों का वेट जब मेजर किया गया तो उनका वेट भी पता चला। और एक सब यूनिट को कहा जाता है स्मॉलर सब यूनिट, जो ऊपर प्रेजेंट होती है, एक स्मॉल साइज की होती है और एक थोड़ी सी लार्जर साइज की होती है। ठीक है, तो जो स्मॉलर साइज की सब यूनिट थी, जो 70s को मिलकर के बना रही थी लार्ज यूनिट के साथ, उसका वेट आया था 30s। ठीक है, और जो इसकी लार्जर सब यूनिट थी उसका वेट आया था 50s। ठीक है, और जो यहाँ पे हमको मिली थी 80s में, 80s का भी राइबोसोम जो हमने उसकी सब यूनिट्स को मेजर किया, दोनों सब यूनिट्स का वेट तो स्मॉलर और लार्जर था, तो दोनों का अलग अलग वेट आया, जहाँ पे स्मॉल वाले का वेट था 40s और लार्जर वाले का था 60s। ठीक है, ये स्मॉल के लिए था, ये लार्जर सब यूनिट के लिए। ठीक है, तो ये है राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम के दो अलग अलग वेट्स आते हैं, एक में 30s 50s और 80s के लिए 40 60s। ठीक है, फिर बात होती है कि ये कहाँ पे पाए जाएंगे और ये 80s वाले राइबोसोम कहाँ पे अवेलेबल होते हैं सेल में। तो इनके बारे में बताऊं तो जो हमारे 70s टाइप के राइबोसोम्स होते हैं ना, ये थोड़े प्रिमिटिव होते हैं, मतलब देखा जाए तो पहले ही डिस्कवर हुए थे, पहले ही पा गए थे। और 80s थोड़े बाद में आया था, तो ये थोड़ा सा ज्यादा एडवांस है। ठीक है, और ये थोड़ा सा प्रिमिटिव है, तो ये प्रिमिटिव लोगों में पाया जाएगा। ठीक है, तो 70s की लोकेशन क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल। जितने भी प्रोकैरियोट्स होंगे, यानी कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ही एक ऐसी चीज है जो प्रोकैरियोट है, नहीं तो बाकी सारी चीजें यूकैरियोट है, चाहे वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टीसेलुलर। तो बैक्टीरिया में जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो होता है 70s टाइप का, जिसकी सब यूनिट्स क्या है 30s और 50s। ठीक है, और बाकी 80s कहाँ पे पाया जाएगा, तो ये यूकैरियोट्स में होता है। ठीक है, ये यूकैरियोट्स में होता है। यूकैरियोट्स मतलब कि हम सारे लोग यूनिसेलुलर में भी, मल्टीसेलुलर। ठीक है, तो बैक्टीरिया का जो है राइबोसोम 70s टाइप है और बाकी यूकैरियोट्स का 80s टाइप है। कभी-कभी यूकैरियोट में ना 70s भी लोकेट होता है। यूकैरियोट की बॉडी में चार जगह पे 4 लोकेशंस होती हैं जहां पे हमको राइबोसोम देखने को मिलता है। 4 लोकेशन इन यूकैरियोट्स ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम की ना 4 अलग-अलग लोकेशन है, वो कौन सी, जहां पे हमारा राइबोसोम लोकेट होता है। एक लोकेशन साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अभी पढ़ेंगे, उसको शॉर्ट में ईआर बोला जाता है। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में बोलते हैं ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और फिर नेक्स्ट लोकेशन इसकी होती है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ये भी एक सेल ऑर्गेनेल है और एक प्लास्ट है। ठीक है, तो ये चार ऐसे पार्ट होते हैं जो यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर्स हैं और यहाँ पे राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, लेकिन हमें पता ये करना है कि कौन से टाइप का राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, क्योंकि कभी-कभी 70s टाइप वाला राइबोसोम भी यूकैरियोटिक सेल में आ जाता है। तो साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम होता है वो होता है 80s टाइप का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो होता है वो होता है 80s का। और जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और प्लास्टिड, इनके पास जो राइबोसोम है वो प्रिमिटिव वाला है, 70s टाइप। ठीक है, तो ये है हमारा राइबोसोम के बारे में, थोड़ा सा हमने देख लिया। तो हम कहाँ पे डिस्कस कर रहे थे ना, क्लासिफिकेशन कर रहे थे, है ना।
क्लासिफिकेशन करते हैं। यहाँ पे हमने देखा राइबोसोम के बारे में, थोड़ा सा सेंट्रोसोम को भी देखते हैं। सेंट्रोसोम क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म, ठीक है, हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। सलाम, ठीक है। सलाम है टू टाइप, एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, और एक मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, जिनके पास नो मेम्ब्रेन, ठीक है, नो मेम्ब्रेन वाले टू टाइप, दो होते हैं, एक है हमारे राइबोसोम और एक है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के बारे में बताऊं, राइबोसोम को प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर सब में पाया जाता है, ठीक है, सब में ऑलमोस्ट एवरीवेयर होता है। लेकिन बात करें सेंट्रोसोम की, तो ये केवल एनिमल सेल में होता है, ओनली इन एनिमल सेल, ठीक है, केवल एनिमल सेल में होते हैं हमारे सेंट्रोसोम। वो भी ऐसे सिंपली विजिबल नहीं होते, एक स्पेशल कंडीशन होती है जब सेंट्रोसोम अपीयर होते हैं सेल में, और वो स्टेज आती है सेल की सेल डिवीजन, ठीक है, वो होता है सेल डिवीजन, ठीक है। तो सेंट्रोसोम कहाँ पे पाए जाएंगे? केवल एनिमल सेल में पाए जाते हैं, और वो भी किसका? सेल डिवीजन के टाइम, ठीक है। तो एनिमल सेल में सेल डिवीजन के टाइम सेंट्रोसोम अपीयर होते हैं, अदरवाइज ऐसे सिंपली विजिबल नहीं। रही बात मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर की, तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो ये होते हैं टू टाइप के, एक जिनके पास सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और एक जिनके पास डबल मेम्ब्रेन। तो वो कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं? फर्स्ट है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गोल्गी बॉडी, ठीक, उसके बाद लाइसोसोम, और फिर वैक्यूल, ठीक है। ये ऐसे चार सेल ऑर्गेनल हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, जिनके पास वन मेम्ब्रेन है, ओनली वन, ठीक है, केवल वन मेम्ब्रेन प्रेजेंट है इनके अराउंड। मतलब सपोज अगर ये ऐसे हैं सेल ऑर्गेनल, तो इनके अराउंड केवल न्यूक्लियर प्रेजेंट होगी जो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड वाले होते हैं वो हैं हमारे थ्री। पहला पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, फिर प्लास्टिड, और फिर न्यूक्लियस, ठीक है। मतलब ये ऐसे स्ट्रक्चर है कि ये सेल ऑर्गेनल हो गया, तो इनके अराउंड दो अलग अलग लेयर होगी जो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो इस तरीके का राइबोसोम सॉरी सेल ऑर्गेनल का क्लासिफिकेशन होता है। एक ऐसे स्ट्रक्चर जो मेम्ब्रेन बाउंड है, और एक जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। जो मेम्ब्रेन बाउंड है उसमें भी क्या, मेम्ब्रेन बाउंड जो नहीं है, जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं है, वो एक तो राइबोसोम, दूसरा सेंट्रोसोम। राइबोसोम सब जगह पाया जाएगा, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, एवरीवेयर। रही बात सेंट्रोसोम की, तो वो केवल और केवल एनिमल सेल में पाया जाता है, वो भी कब? जब एनिमल सेल डिवीजन पे रहती है, डिवाइड करने वाली, ठीक है। और फिर दूसरा टाइप होता है इनका मेम्ब्रेन बाउंड। तो मेम्ब्रेन बाउंड में ऐसे स्ट्रक्चर आते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब हैव मेम्ब्रेन, जिनके पास मेम्ब्रेन हो,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल। ठीक है, ये 4 हैं जो हमारे सिंगल मेम्ब्रेन है और ये 3 हैं जो हमारे डबल मेम्ब्रेन, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। जहाँ से न्यूक्लियस हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हमको बाकी ये और ये 4 ये ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियस हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। ठीक है, ठीक है। तो ये था सेल ऑर्गेनेल का क्लासिफिकेशन, जहाँ पे हमने ये समझ लिया कि सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं हमारे, वो कितने टाइप्स के होते हैं और उनमें क्या क्या क्लासिफिकेशन। ठीक है, फर्दर अब हम थोड़ा सा सेल ऑर्गेनेल के बारे में डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा और है कि सेल ऑर्गेनेल कहाँ पे लोकेट होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स आर लोकेटेड इनटू साइटोप्लाज्म, मतलब कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल होंगे वो सब साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कहीं और नहीं प्रेजेंट होंगे। साइटोप्लाज्म जो है हमारा न्यूक्लियस के बाहर वाली एरिया, वहाँ पे हमारे सारे सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। ये सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कैसे बनाता है ये हमने देख लिया है। ठीक है, कैसे बनाएगा, सेल में फंक्शंस परफॉर्म करेगा। ठीक है, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करेगा और जिसकी वजह से यूनाइट होकर के जब सारे सेल ऑर्गेनेल का फंक्शन देखा जाएगा तो पूरी सेल हमारी फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहलाती है। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स जो वो अलग अलग होते हैं, ये मैंने बता दिया कि उनका शेप, उनके साइजेस और उनका फंक्शन सब कुछ वेरी करता है ना, सब डिफरेंशिएट होते हैं, किसी का भी शेप साइज मैच नहीं है, ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। फिर वेरियस शेप, हाँ क्या वेरियस शेप, वेरियस साइज और फंक्शंस। ये 2 टाइप्स के होते हैं जो अभी मैंने बताया, मेम्ब्रेन बाउंड, एक जिनके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और एक जिनके पास एब्सेंट होती है। जो एब्सेंट होती है उसमें मैंने बताया एक था राइबोसोम और एक है सेंट्रोसोम, और जिनके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो 2 होते हैं, एक जिनके पास डबल मेम्ब्रेन और एक जिनके पास सिंगल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन में आते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और न्यूक्लियस। सिंगल मेम्ब्रेन में आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी और वैक्यूल। तो ये हमारा 2 टाइप का सेल ऑर्गेनेल था जिसका पूरा क्लासिफिकेशन। ठीक है, सारे ऑर्गेनेल्स का एक बार ना इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, हल्का सा हिंट रहेगा, फिर बाकी हमें समझने में इजी हो जाएगा। तो ये है हमारा फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, इस सेल ऑर्गेनेल का नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसका नेम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों बोलते हैं, ये रेटिकुलेटेड स्ट्रक्चर मतलब ये ना सेल को स्केलेटन जैसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में हमारी बोन्स होती है मिलकर के स्केलेटल सिस्टम बनाती है, वैसे ही जो सेल होता है वहां भी स्केलेटल सिस्टम जैसा स्ट्रक्चर कौन देता है, ये सेल होता है जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये फर्दर ना 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इसको शॉर्ट में कहा जाता है ER, मतलब एंडोप्लाज्मिक, और इधर ये रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो 2 टाइप्स के, एक है RER और एक है SER। ठीक है, S का मतलब यहाँ पे है स्मूथ, R का मतलब यहाँ पे होता है राउंड। मतलब हमें ये समझ आ रहा है कि एक ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको टच करने पे जिसका सरफेस रफ हो, ठीक है, रफ हो, एकदम से स्मूथ ना हो, तो वो हमारा RER, और जो एकदम से स्मूथ स्ट्रक्चर होगा वो SER कहलाता है। ठीक है, दोनों के अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं, और इसका स्ट्रक्चर जो है RER का रफ क्यों हो जाता है, तो इसका भी रीजन है किस वजह से जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अलग हो जाता है, तो वो यही बात है कि एक का सरफेस है स्मूथ और एक का सरफेस है रफ। रफ क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, रहता तो पूरा स्ट्रक्चर स्मूथ ही है, लेकिन कहीं कहीं पे आकर के राइबोसोम अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से आधा स्ट्रक्चर रफ हो जाएगा और आधा स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये RER और SER में डिफरेंशिएटेड हो जाता है। फिर इनके बारे में एक बात बताओ कि
दूसरा है गोल्जी एपेटस, इनका नाम है गोल्जी एपेटस, बोल रही है गोल्जी बॉडी, ठीक है, इनका नाम है गोल्जी बॉडी, ठीक है, गोल्जी बॉडी, इनको हम गोल्जी एपेटस भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब इनके पास एक लेयर होती है जो इनको प्रोटेक्ट करती है, और इनके बारे में थोड़ा सा बताऊं तो इनका जो स्ट्रक्चर है ना वो कुछ इस टाइप का है, ठीक है, एक जैसे ये दो अलग अलग फेसेस हो जाते हैं इसमें, ठीक है, दो अलग अलग फेसेस बन जाते हैं इसमें, जिसमें से एक फेस न्यूक्लियस की तरफ होता है और एक फेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। मतलब अगर मैं इसको सेल एज्यूम करूं, सपोज ये है हमारी एक सेल, ठीक है, तो इसमें अगर मैं एंडोप्लाज्मिक गोल्गी बॉडी को बनाना चाहूं तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है, और ये हमारा छोटा सा न्यूक्लियस। तो इसमें मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एक फेस जो है वो न्यूक्लियस की तरफ है, अगर मैं इसको बोलूं कि ये न्यूक्लियस है और ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो ये दो फेसेस हैं, एक ये स्ट्रक्चर और एक ये स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है फेस, ठीक है, इसको बोला जाता है फेस। तो इसका एक फेस न्यूक्लियस की तरफ है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, ठीक है, ये फेस जो है ये टुवर्ड्स द न्यूक्लियस है, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, और एक फेस जो अवे फ्रॉम न्यूक्लियस है, ठीक है, एक फेस जो अवे फ्रॉम न्यूक्लियस है, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है, तो जो फेस न्यूक्लियस की तरफ होता है उसे हम बोलते हैं सिस फेस, और जो न्यूक्लियस के अवे होता है उसे बोलते हैं ट्रांस फेस, ठीक है, तो जो ये फेस है इसको बोलेंगे सिस फेस और इसको बोलेंगे ट्रांस फेस, ठीक है, ये अभी आगे डिस्कशन होगा पूरा, लेकिन थोड़ा सा एक इंट्रो दे देती। ये है लाइसोसोम, ठीक है, ये है लाइसोसोम, और लाइसोसोम जो है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है इसके अराउंड जो इसको प्रोटेक्ट करती रहती है, इसमें ना ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो सेल को चेक करते रहते हैं, सेल में कहीं पे भी इनको डिसफंक्शनिंग नजर आएगी तो ये क्या करते हैं, वो डाइजेस्टिव एंजाइम वहां पे सिक्रीट करते हैं और उस डिसफंक्शनिंग को पूरा क्लियर कर देते हैं। और अगर कोई भी ऐसा ऑर्गन दिख रहा है इनके अगर बगल, सपोज यहाँ पे कोई और स्ट्रक्चर है जो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या करेंगे, अपना जो एंजाइम है इसके ऊपर सिक्रीट करेंगे और इसको पूरा डाइजेस्ट कर देंगे, कुछ टाइम के बाद ये जो स्ट्रक्चर है सेल में से खत्म हो जाएगा, पूरा क्लीन हो जाएगा, ठीक है, तो ये जो काम होता है, कभी कभी जब ये देखते हैं कि सेल जो हमारे काम नहीं कर पा रही है तो ये अपने आप की जो मेम्ब्रेन है इसको पूरा बर्स्ट कर देते हैं, तो ये पूरी मेम्ब्रेन को ही यहाँ से तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सारा जो इनका एंजाइम है ये पूरा बाहर आ जाता है, पूरे सेल में फैल जाता है और फिर पूरे सेल में बर्स्ट हो जाती है, इसलिए इसको बोला जाता है सुसाइडल डेथ, इसीलिए इसको बोला जाता है सुसाइडल डेथ ऑफ द सेल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, इसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, एटीपी बनाना। अब ये एटीपी क्या है, ये होती है हमारी एनर्जी, ठीक है, हर एक चीज की यूनिट होती है, वैसे ये एनर्जी की यूनिट है, एंड दैट इज एटीपी, स्टैंड्स फॉर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बना करके देता है, सारी सेलुलर एक्टिविटी को कंटिन्यू रखते हैं, और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर ये थोड़ा सा इधर है हमारा साइटोप्लाज्म, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए साइटोप्लाज्म है ये छोटे छोटे हमारे राइबोसोम्स, ठीक है, ये वैक्यूल, वैक्यूल के बारे में बताऊं तो वैक्यूल कैसे है, सिंगल मेम्ब्रेन
स्टोरेज में काम करते हैं। जैसे हमारे घर में होता है स्टोव, जहाँ पे हम अपनी यूजफुल चीजों को स्टोर करके रखते हैं, जब जरूरत होती है उसे यूज कर लेते हैं। वैसे ही सेल के अंदर होते हैं वैक्यूल्स, ठीक है। ये वैक्यूल क्या करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसको स्टोर करके रख लेते हैं और बाद में जिसकी नीड पड़ती है वो वहां से हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी ना ये वेस्ट को भी कंटेन करते हैं, वेस्ट का स्टोरेज करते हैं और फिर सन के बाद उसको लेके जाते हैं, तो डस्टबिन की तरह भी कभी कभी एक्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर ये है अपना न्यूक्लियस, जो हम पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियस के बारे में हमने पहले ही पढ़ रखा है कि न्यूक्लियस क्या है, हमारा कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, यानी कि ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। ये राइबोसोम, राइबोसोम के बारे में बता रहे थे ना, एक लार्ज यूनिट और एक स्मॉलर यूनिट, तो ये है अपना राइबोसोम मान लो। ये है राइबोसोम, ठीक है, जिसमें से ये इसकी एक लार्जर यूनिट और ये इसकी एक स्मॉलर यूनिट, ठीक है। जहाँ पे दोनों लार्जर यूनिट और स्मॉलर यूनिट बाइंड होती है तो जाकर के पूरा एक राइबोसोम का बनता है फॉर्मेशन, ठीक है। ये राइबोसोम जो है ये 70 एस में भी हो सकता है, 80 एस में भी हो सकता है। अगर 70 एस होगा तो उसकी सब यूनिट्स क्या होंगी, 30 50, और अगर 80 एस होगा तो उसकी सब यूनिट्स होंगी 40 60। और ये इकलौता ऐसा ऑर्गेनल है जो सब जगह यूनिवर्सल ऑर्गेनल भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये एवरी बॉडी में पाया जाता है, चाहे वो यूनिवर्सल, ठीक है, क्योंकि ये सारे लोग की बॉडी में होता है, चाहे वो प्लांट एनिमल यूकेरियोट प्रोकैरियोट मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर, सब में एब्सेंट, सब में प्रेजेंट होता है। इस वजह से इसको यूनिवर्सल ऑर्गन बोला जाता है। और साथ ही साथ ये नॉन मेम्ब्रेनस होता है, मतलब इसके पास कोई भी एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर या एक्स्ट्रा लेयर नहीं है जो इसको प्रोटेक्ट कर सके। प्रोटीन फैमिली कहा जाता है क्योंकि ये प्रोटीन बनाता है। ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जिसे हम प्लास्टिड भी कहते हैं, ठीक है, प्लास्टिड। इसमें क्या है, फोटोसिंथेसिस, पता है प्लांट्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, तो वो फोटोसिंथेसिस यहीं पे होती है। ये ऐसा ऑर्गेनल है जो डबल मेम्ब्रेनस होता है, ठीक है, और ये केवल प्लांट्स में होता है। कभी सुना है एनिमल बॉडी में फोटोसिंथेसिस? नहीं, क्योंकि एनिमल बॉडी में ये एब्सेंट होता है, एनिमल्स में एब्सेंट, प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। इस वजह से प्लांट जो फोटोसिंथेसिस के लिए कैपेबल हो जाते हैं और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके अपना फूड बनाते हैं, है ना, तो फूड बनाने में मदद करता है। फिर उसके बाद दैट्स ऑल ओवर। तो ये था हमारा साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से हम एक एक ऑर्गेनल को ब्रीफली डिस्कवर करेंगे, पूरा उसके बारे में पूरा डिटेल में उसको हम लोग एक्सप्लेन